जीएसटी का आज का एडवांस मास्टर क्लास देखने के बाद आपको जीएसटी में रिटर्न्स, आईएमएस, आईटीसी कैलकुलेशंस ये सभी में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। और आज मैं आपको वो भी बताने वाली हूँ कि कैसे हम स्मार्ट तरीके से आईटीसी कैलकुलेशन कर सकते हैं जिससे हम जीएसटी लायबिलिटी कम से कम पे कर सके। और कैसे 70 to 80% लोग जीएसटी कैलकुलेट करते हैं पोर्टल के भरोसे, बट हमें ऐसा नहीं करना, हमें एक स्मार्ट तरीका यूज करना है विद इन अ रूल। ये सब कुछ हम बेसिकली आज देखने वाले हैं। हमें एक नॉर्मल अकाउंटेंट नहीं बनना है, हमें बनना है एक स्मार्ट अकाउंटेंट या फिर स्मार्ट टैक्सेशन एक्सपर्ट। सो हर चीज हम लोग आज के इस मास्टर क्लास में देखेंगे। मैं आपको बहुत सारी चीजें आज सिखाने वाली हूँ। सो आइए शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे 500K के मिशन को सपोर्ट करते हुए, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है। यहाँ पे हम एक ऐसी कम्युनिटी बनाएंगे जहाँ पे किसी को कुछ भी सीखना है वो हर एक चीज सीख सके और खुद अपने करियर में आगे बढ़ सके। सो सिंपल, आप सब्सक्राइब जरूर करना। आइए देखते हैं। सो ये मास्टर क्लास में हम एडवांस लेवल पे देखने वाले हैं, बट अगर आपको बेसिक नहीं पता है जीएसटी के तो हमारा जो अगला वाला मास्टर क्लास है वो ज़रूर देखिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जीएसटी को लेके लोग जो कंफ्यूज होते हैं वो सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। और वैसे आपको जीएसटी के रिटर्न्स फॉर्म्स वगैरह पता है, बट फिर भी मुझे आपको एक और बार क्लियर करना है। तो अगर आपको पता भी होगा तो भी आप ये देख लीजिए। पहले हम ये देखते हैं एंड देन फिर हम आईटीसी कैलकुलेशंस एंड और बाकी सारी चीज़ें देखते हैं। अभी देखो, हम जो बोलते हैं कि जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, बट कौन से रिटर्न्स? जैसे कि सेल के लिए अलग रिटर्न होता है, परचेज के लिए अलग होता है, पेमेंट के लिए अलग होता है। ये सभी अलग अलग रिटर्न्स गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। उसके बेस पे हमें रिटर्न फाइल करने होते हैं। ओके, मतलब कि कोई डिटेल्स, जैसे मैंने सेल ये महीने में कितना किया है, किसको कितना इनवॉइस दिया है, कितने पैसे थे, किसका जीएसटी नंबर कौन सा है, ये सब डिटेल्स, सेल्स के रिलेटेड डिटेल्स जो है वो हमें GSTR 1 के जरिए फाइल करना होता है। ओके, जिसमें हमें हर चीज़ देनी होती है गवर्नमेंट को, जिसको हम लोग कहते हैं आउटवर्ड सप्लाईज, जो सेल्स कहलाते हैं। तो ये जो वर्ड है उस पर भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है। रिटर्न्स फॉर रिपोर्टिंग आउटवर्ड सप्लाई सेल्स इंक्लूड्स टैक्स लायबिलिटी, जो हमें रिपोर्ट करना होता है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जिसको हम कहते हैं। तो सिंपल आपको याद रखना है, GSTR 1 में सेल्स की डिटेल्स होती है जो कि हमारा है आउटवर्ड सप्लाई। इसके बाद में आता है GSTR 2B। GSTR 2B जो है वो ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट है, जो आईटीसी स्टेटमेंट हम जिसको कहते हैं। ऑटो जनरेटेड का मतलब ये हमें ऑटोमेटिक जनरेट होके जीएसटी के पोर्टल पे ही मिलता है, हमें इसको जनरेट नहीं करना होता है। और दूसरी बात ये है कि हमें ये जो रिटर्न है उसको फाइल भी नहीं करना होता है। तो अभी आप बोलोगे कि अगर हमें फाइल भी नहीं करना है और जीएसटी का मतलब ऑटो जनरेटेड है तो इसका यूज़ क्या होगा? यूज़ उसका ऐसे होगा कि हम ये स्टेटमेंट से चेक कर सकते हैं कि हमने पूरे महीने में या फिर पूरे क्वार्टर में जो भी हमने परचेज किया है उसकी डिटेल्स हमारे 2B में दिख रही है कि नहीं दिख रही है। अभी आप बोलोगे कि हमने अगर हमारा परचेज का बेसिकली कोई डिटेल्स दिया ही नहीं है तो कैसे हमें दिखेगा? ऑटो जनरेटेड डेटा जो है बोल रहे हैं वो कहाँ से आएगा? तो देखो, गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हम ना बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं देते हैं बेसिकली कंप्लायंस के लिए ये सीए या फिर अकाउंटेंट को। तो हमारे लिए उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, जो भी सेल करता है, देखो हम क्या करते हैं, जैसे कि मैं ये दिया हूँ, ओके, मेरा बिजनेस है ये पेन का, तो मैं क्या करती हूँ, पेन बेचती हूँ। तो जैसे मैंने राम को पेन दिया, इसके बाद में श्याम आया तो मैंने यहाँ पे श्याम को भी पेन दिया। जैसे 1 लाख का श्याम पेन ले गया, पेन्स मतलब बहुत सारी क्वांटिटी में, ये 50K ले गया। फिर इसके बाद में भरत आया तो भरत भी ले गया। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी 50,000 का बेसिकली जो पेन है वो हमारा ले गया। अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला कि एक काम करते हैं, ये जो राम श्याम भरत वगैरह है उनको हम नहीं बोलते हैं कि तुम्हें परचेज की डिटेल्स पोर्टल पे अपलोड करनी पड़ेगी। ओके, मतलब ये अपलोड नहीं करेंगे। तो हम करते हैं क्या कि ये दिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, सेल्स पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। सेल्स पर्सन मतलब जो सेल करता है, जो भी सेल हम करते हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि उन्हें
रिटर्न भरना है। अभी देखो रिटर्न भरते हैं तो हमें हर चीज़ लगती है, जैसे जीएसटी नंबर, पार्टी का नेम, एड्रेस, कितना क्वांटिटी था, कितना अमाउंट था, सब कुछ हम देते हैं, करेक्ट। तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा, जैसे ये GSTR1 फाइल करेगा, ये पर्सन जैसे दिया है तो ये GSTR1 जैसे ही फाइल करेगी तो ऑटोमेटिक, क्योंकि ये सेल्स की डिटेल्स में बेसिकली रिटर्न में हर डिटेल्स देगी, जैसे राम का जीएसटी, श्याम का जीएसटी नंबर, सब कुछ, राइट। तो जीएसटी नंबर के थ्रू ये जो डिटेल्स जैसे ही ये अपडेट करेगा तो ऑटोमेटिक ये 2B में दिखेगा, ओके। जो भी पर्टिकुलर पर्सन होगा उसकी 2B में उसको रिफ्लेक्ट होता है, इसीलिए ये ऑटो जनरेटेड इनवॉइस है, आईटीसी स्टेटमेंट जिसको कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। आईटीसी का मतलब है इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसके कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 70 to 80% गलती करते हैं, बट आज के वीडियो देखने के बाद आप कभी भी गलती नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। आप डिटेल में उसको थोड़ा समझो, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ उसको, ठीक है। तो बेसिकली ये जो 2B है उसका हमें चेक करना होता है कि भाई अभी देखो ये पर्सन है दिया, तो दिया ने GSTR1 फाइल किया, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये जो रिटर्न फाइल किया है मेरा इनवॉइस नहीं था, बट फिर भी गलती से मेरे नाम पे वो मुझे दिख रहा है, ओके, ऐसा भी होता है, राइट। तो इसीलिए हमें चेक करने के लिए 2B में हमें बेसिकली सब कुछ डिटेल्स जो है वो दिखती है, ओके। सो इसको भी चेक करने के लिए और एक स्टेप दिया है, वो हम आगे देखेंगे, बट अभी के लिए स्टेप बाय स्टेप समझो। तो 2B में जो डेटा दिखता है वो हम लोग होते हैं एलिजिबल आईटीसी के लिए, मतलब हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट जो क्लेम करना होता है इसके बेस पे हम लोग करते हैं, ओके। इतना आप समझ लो स्टेप बाय स्टेप, फिर मैं आपको आगे भी समझाऊंगी। अगर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता है तो भी आप आगे जैसे हम पहुंचेंगे आपको समझ में आ जाएगा, सो बी रिलैक्स। सो नेक्स्ट हमारा आता है इसके बाद में GSTR3B, ओके। तो अभी 3B में क्या है, मतलब अभी आप बोलोगे कि GSTR1 में सेल्स की डिटेल्स दे दी, परचेस ऑटोमेटिक आ गया, फिर अभी ये 3B का क्या ज़रूरत था, राइट। तो ज़रूरत क्यों था, क्योंकि यहाँ पे हमने सेल दिखाया, यहाँ पे परचेस दिखाया, बट अगर हमारा गवर्नमेंट को पेमेंट बन रहा है या फिर हमारा कुछ गवर्नमेंट से लेने का आ रहा है तो वो भी कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, करेक्ट। और अगर बन रहा है तो पेमेंट भी करना पड़ेगा, तो वो सब कुछ हम लोग जब GSTR3B फाइल करते हैं तब होता है। तो उसमें होता है ऐसा कि समरी रिटर्न्स ऑफ बेसिकली टैक्स पेमेंट का होता है, ये इसमें समरी होती है। सेल की डिटेल्स, परचेज की डिटेल्स और पेमेंट करने का ऑप्शन आता है, तो वो सब डिटेल्स इसमें होती है, ओके। सो जैसे CGST, SGST, IGST, UTGST, सब कुछ बेसिकली अलग अलग तरीके से हमें पोर्टल पे ही दिखता है और फिर हमें टैक्स का पेमेंट करना होता है जब ये GSTR3B फाइल करते हैं। तो इंटरव्यू में काफ़ी सारी टाइम पे आपको फ्लो भी पूछते हैं कि बताओ GST के रिटर्न्स कौन से होते हैं और कैसे GST काम करता है। तो आपको मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि कैसे ये काम करता है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ, ठीक है, तो देखो इन शॉर्ट में क्या है, GSTR1 में सेल्स की डिटेल्स होती है, फिर 2B में ITC क्लेम करना होता है और 3B में टैक्स का पेमेंट करना होता है, ओके। तो आई होप कि आपको ये 3 चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आया है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि है IMS। अभी ये IMS आखिर क्यों लाए गए हम, जैसे ना पहले जब GST स्टार्टिंग में आया तो ये IMS नहीं था, तो होता था कैसे, मैं बताती हूँ आपको। जैसे ना सप्लायर GSTR1 फाइल करते हैं, वो मैंने अभी आपको बताया, और जैसे ही GSTR1 फाइल करेंगे ऑटोमेटिक 2B में दिखता है, करेक्ट। अगर समझ लो कि जिसने परचेस नहीं किया है, जैसे GSTR1 फाइल किया दिया ने, ठीक है, यहाँ पे दिया ने फाइल किया, अगर राम का इनवॉइस नहीं है फिर भी गलती से दिया ने GST नंबर इसका यूज़ किया, ओके, और फाइल कर दिया जो GSTR2B में राम को दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब उसके पास कोई ऐसा बताने का ऑप्शन ही नहीं था कि भाई दिया तूने मेरा नंबर यूज़ किया है और मुझे यहाँ पे 2B में दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है दिया ने कुछ अमाउंट में गलती की होगी, समझो 1 लाख का लिया है बट यहाँ पे 50,000 का ही उसको दिख रहा है, ये भी हो सकता है, राइट। तो इसीलिए IMS जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो भी बेसिकली जो भी पर्सन है वो एक्शन ले सके। कैसे एक्शन ले सके, कि अगर इनवॉइस उसका एक्सेप्ट, रिजेक्ट या फिर पेंडिंग करने का एटलीस्ट उसको ऑप्शन मिले, ओके। तो मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल में बताती हूँ। सप्लायर अपलोड्स इनवॉइस जो मैंने आपको बताया, इसके बाद में क्या होता है, इनवॉइस अपीयर्स इन IMS, मतलब इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में आपको दिखाती भी हूँ कैसे दिखता है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। तो ये
इसको IMS में दिखता है, रेसिपिएंट जो है वो रिव्यू करेगा कि भाई मेरा ये इनवॉइस है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैं उसको रिजेक्ट कर सकती हूँ, उसको पेंडिंग भी कर सकती हूँ और उसको एक्सेप्ट भी कर सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन गवर्नमेंट ने क्या दिया, अभी आप बोलोगे कि ये तो सब हेडेक है, मतलब दिया अगर मुझे हर महीने मुझे चेक करना पड़ेगा कि अगर मैंने एक्सेप्ट नहीं किए हैं इनवॉइस तो मैं 3B कैसे फाइल करूँगा, मतलब आगे कैसे जाएगा, राइट। तो गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन और भी दिया है कि अगर तुमने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया तो डिम्ड एक्सेप्टेड कंसिडर होगा। ओके, मतलब कि पूरा महीना ये राम का है, उसका 2B दिख रहा है, उसमें 2B के 50 इनवॉइस उसको दिख रहे हैं, बराबर। बट अगर राम ने IMS में कोई भी एक्शन नहीं लिया तो ऑटोमेटिक उसके 2B में दिखेगा और 3B में बेसिकली जो उसका ITC क्लेम कर सकता है, बेसिकली वो ITC क्लेम कर सकता है। ओके, अभी आपको ITC क्लेम और ये सब कुछ थोड़ा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आगे समझ में आ जाएगा, बट जो मैं बोल रही हूँ थोड़ा बहुत आप सिनारियो को समझो, ठीक है। हमारे पास बेसिकली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या कैसे काम करता है, क्यों लाया गया, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये अगर मतलब 3B में दिखता है, अभी देखो उसका नहीं है तो वो रिजेक्ट करेगा। समझ लो पेंडिंग का मतलब क्या है, अगर समझ लो कि हमने गुजरात से सामान मंगवाया था, 3B की रिलेटेड हमें 3B को रिटर्न फाइल करना है, अभी तक वो सामान हमारे पास पहुंचा नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा इनवॉइस है, ओके, ऐसा समझ लो सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड कर दिया है बट अभी तक हमारे पास मतलब सामान आया नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे तो हमने क्या किया, हम पेंडिंग कर सकते हैं। भाई हम पेंडिंग करेंगे तो क्या होगा, हमारे IMS में वो पेंडिंग में दिखेगा, हमें नेक्स्ट मंथ में भी दिखेगा कि भाई तूने ये इनवॉइस को पेंडिंग किया था, तुझे कुछ एक्शन लेना है। एटलीस्ट हमें मैन्युअली बेसिकली एंट्री मतलब मैन्युअली रिकॉर्ड नहीं रखना पड़ेगा, हमारे पोर्टल पे ही हमें दिखेगा, ठीक है। तो ये इसकी वजह से है, ओके। और ITC क्लेम कर सकते हैं इन 2B एंड फिर 3B हम लोग ITC बेसिकली हम 3B रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ये 3B में भी फिर दिखते हैं। अगर आपने रिजेक्ट कर दिया 50,000 का इन्वॉइस, ठीक है, तो वो 50,000 समझ लो कि टोटल इन्वॉइस का 50 हमारे इन्वॉइस है, उसकी 1 करोड़ वैल्यू है, ठीक है, इन्वॉइस की। और अगर समझ लो आपने 50,000 का माइनस रिजेक्ट कर दिया, 50,000 को इनवॉइस को रिजेक्ट कर दिया, तो ये माइनस होके ये स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो 3B में दिखती है और फिर आप ITC क्लेम कर सकते हो। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। फिर से मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारी जगह पे लोग अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हैं कि ये आखिर ये काम कैसे करता है। अंडरस्टैंड आप करो कैसे ये बेसिकली हमारा GST कैसे काम करता है, क्यों लाया गया। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें काम नहीं होता है, मे बी आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो फ्रेशर होंगे या फिर ये सब काम नहीं करते हैं, बट आपको आना चाहिए, एटलीस्ट आना मतलब पता तो होना चाहिए, राइट। तो ये आप सीखो, कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं ये तो मेरा काम नहीं है, ये तो मेरा सीनियर करता है या तो ये CA करता है। यही प्रॉब्लम है हमारा कि हम सीख ही नहीं पाते, मतलब हमारा काम नहीं है तो हम नहीं सीखेंगे। ओके, समझ लो आप दूसरी कंपनी में गए कहीं पे जॉब करने के लिए और यहाँ पे ये सब आपको काम करना होगा तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। ओके, तो मैं शॉर्ट में अगर बताऊँ तो IMS मतलब कि इन्वॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है। रिव्यू करना है हमारे इन्वॉइस, सप्लायर इन्वॉइस को GSTR1 फाइल करता है, फिर हमें यहाँ पे हमारे 2B में दिखते हैं और 2B के साथ साथ हमें IMS में भी दिखते हैं, ऐसा आप समझ लो। हमें एक्शन लेना होता है, टेक एक्शन, फिर ITC क्लेम कर सकते हैं और 3B हम लोग फाइल कर सकते हैं। ओके, अभी मैं क्या करती हूँ आपको पोर्टल पे भी दिखा देती हूँ ताकि आप भूलो ना। यहाँ पे हमारा GST का पोर्टल है, यहाँ पे आपको रिटर्न्स में यहाँ पे दिखेगा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम IMS डैशबोर्ड। और जो मैंने आपको बोला है, हमने क्या बोला, इनवर्ड सप्लाई, मतलब हमने परचेज किया है वो हमारा इनवर्ड है, हमने सेल किया है हमारा आउटवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑनलाइन ऑप्शन है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखो उसने पॉपअप दिया, रिकॉर्ड्स वेयर नो एक्शन इज टेकन बाय टैक्स पेयर विल बी कंसिडर्ड एज अ डीम्ड एक्सेप्टेड फॉर GSTR 2B जनरेशन। मतलब कि अगर आपने यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया तो डिम्ड एक्सेप्टेड कंसिडर किया जाएगा बेसिकली कि ये आपके ही इन्वॉइसेस है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो B2B इन्वॉइस, B2C ऐसे इन्वॉइसेस, मतलब बेसिकली सब कुछ दिखाएगा। ओके, यहाँ पे देखो नो एक्शन, मतलब मेरे 18 इन्वॉइस है बट यहाँ पे एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग का कोई मतलब हमने कोई एक्शन लिया नहीं है। यहाँ पे जैसे हम 2B में देखते हैं कि
सॉरी B2B में देखते हैं तो यहाँ पे देखो पूरा हमें दिख रहा है, करेक्ट। GST नंबर कौन सा है, पार्टी का नाम क्या है, इनवॉइस नंबर कौन सा है, ये इनवॉइस टाइप क्या है, और यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड पेंडिंग। अगर हमें उसको एक्सेप्ट करना है तो सिंपल हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखो क्लिक करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर बाद में हम सेव कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल इनवॉइस को भी हम एक्सेप्ट, रिजेक्ट या कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 10 इनवॉइस है, टोटल 18 इनवॉइस को करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके हम प्रोसीड कर सकते हैं। रिजेक्ट करना है तो सिंपल आपको यहाँ पे रिजेक्ट करना है और नोट ऐड कर देना है। पेंडिंग के लिए भी सेम आपको एक्शन लेना है। जनरली लोग क्या करते हैं कि जो हमारा ये IMS का डैशबोर्ड है, बेसिकली क्या करते हैं उसको एक्सेल में डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे देखो हम बैंक रिको करते हैं, राइट, GST रिको भी करते हैं, वैसे ही बेसिकली हमें ये करना होता है। बिकॉज यहाँ पे 18 है, काफ़ी सारी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में जाओगे तो 4-4, 5-5 हज़ार इन्वॉइसेस होते हैं, तो हम 1 बाय 1 नहीं कर सकते, राइट। तो फिर क्या होगा कि जिसको रिजेक्ट, यहाँ पे क्या होगा कि एक्सेल में डाउनलोड कर लेते हैं, फिर इसके बाद में हम रिको कर लेते हैं, रिकन्सिलिएशन, एंड फिर अगर कोई ऐसा इन्वॉइस एक आध है तो उसको यहाँ से सर्च करके फिर उसको रिजेक्ट या पेंडिंग कर सकते हैं, और बाकी को हम एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो डिम्ड एक्सेप्टेड तो वैसे भी कंसिडर होने वाला है। ओके, आई होप आप समझ गए हो मैं क्या करना चाहती हूँ। और GST के रिको, बैंक रिको, ये सब कुछ हमने हमारे चैनल पे ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें सीखनी है तो डेफिनेटली आप सीख सकते हो हमारे चैनल से। AI की मदद से भी हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप देखिए। और अगर हमारा काम पसंद आता है, आप हमें जेन्युइनली सपोर्ट करना चाहते हो, और हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में गुड या एक्सेलेंट ज़रूर लिखिए। हमारा मोटिवेशन रहता है आपकी कमेंट से। और हमारा नेक्स्ट टारगेट है 500K का, तो ये मिशन को सपोर्ट करते हुए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा IMS का डैशबोर्ड है। अभी हम लोग आगे देखते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा IMS के बारे में, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी देखो मैंने ना मास्टर क्लास में, लास्ट वाले मास्टर क्लास में वैसे मैंने 2A एंड 2B के बारे में हर चीज़ बताई थी, बट थोड़ा बहुत 2A एंड 2B के बारे में आप देख लीजिए। ये भी एक रिटर्न ही है, रिटर्न नहीं है, ऐसा समझ लो कि आप रिकन्सिलिएशन करने के लिए एक रिपोर्ट है, ऐसा समझ सकते हो। तो देखो 2A में भी परचेज की डिटेल्स होती है और 2B में भी परचेज की डिटेल्स होती है, तो ये दोनों का ही एक अलग अलग तरीके से इंपॉर्टेंस है। ये जो 2A है वो डायनेमिक स्टेटमेंट है, ये कभी भी चेंज होता रहता है, हमें रिकन्सिलिएशन करने के लिए काम आता है, और नॉट स्टेटिक, डोंट रिलाई ऑन इट फॉर ITC। मतलब ITC के लिए हम 2A को बना नहीं, मतलब यूज़ नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे कि फिर अगर हमें देखो 2B तो बनाया है, तो फिर 2A की ज़रूरत क्या है, मतलब इतना 2A 2B GSTR1, मतलब कितने सारे रिटर्न्स वगैरह गवर्नमेंट ने बना के रख दिए हैं, मतलब कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, राइट। बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली कैसा है कि ये 2B जो है वो कभी भी चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल सामने वाला, हम कैसे रिटर्न फाइल करते हैं, जैसे कि GSTR1 जो है वो सामने वाला फाइल करेगा, इसके बाद में हमें IMS एंड 2B में दिखता है। अभी 2B में दिखा, इसके बाद में हम 3B फाइल करते हैं, ये हमारी स्टैंडर्ड प्रोसेस है, बराबर। यहाँ पे 2A का सीन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो हमें 3B फाइल करने के लिए एक स्टेटिक बेसिकली रिपोर्ट चाहिए होता है, राइट। तो ये 2B जो है ना वो 14th को जनरेट होता है, ठीक है, 14 तारीख को ये जनरेट हो जाता है। GSTR1 की ड्यू डेट 11th को होती है, 11th या 13th को, एक बार आप डेट देख लेना, बराबर। इसके बाद में मतलब हमारा फॉर एग्जांपल जनवरी का रिटर्न है, ओके, वो GSTR1 फेब में वो लोग फाइल करते हैं 11 से 13 फेब तक, ठीक है, ये फाइल करना होता है। तो अभी क्या है कि 2B जो है वो 14 को जनरेट होता है, मतलब 14th को ये जनरेट हो जाता है। फिर हमारे पास थोड़ा टाइम रहता है कि हम हमारे इन्वॉइसेस को रिकनसाइल करें कि लोगों ने ये जो 2B मतलब GSTR1 भरा है उसमें हमारी डिटेल्स 2B में करेक्ट दिख रही है नहीं दिख रही है, फिर उसके बेस पे हम 3B फाइल करते हैं। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ओके। अभी देखो 2A का सीन ऐसा है यहाँ पे कि काफ़ी सारी कंपनी में है ना GSTR1 बहुत लेट फाइल करते हैं, ओके। और काफ़ी सारी कंपनी में ऐसा भी प्रोसेस होता है कि भाई अगर तुम GSTR1 फाइल नहीं करोगे, मतलब वो स्क्रीनशॉट नहीं दोगे, तो हम पेमेंट नहीं करेंगे, ओके। तो अभी होगा क्या कि यहाँ पे तो 2B जनरेट हो गया है 14th को, ओके, और ये स्टेटिक है, मतलब बार बार चेंज नहीं होता, एक बार आपको जो दिख गया 14 को वही दिखेगा, गॉट इट। बट ये इसीलिए 2A लाए कि ओके एक काम करो, 14th को ये जनरेट हो जाता है, बट हम 2A भी लाते हैं। 2A में ना क्या होगा, कीप चेंजिंग, मतलब कि अगर समझ लो कि ये पर्सन ने, ये 14 है तो ये GSTR1 16 को किसी ने फाइल किया होगा तो भी 2A में दिखेगा,
18 को किया होगा तो भी उसको 2A में दिखेगा। समझ रहे हो? मतलब ये आपको देखना होगा, समझ लो कि ये भाई तुमने रिटर्न फाइल किया है नहीं किया है, तो आप कहाँ जाके देखोगे, क्योंकि यहाँ पे तो फिक्स हो गया, टू बी तो 14 को जनरेट हो जाता है, फिक्स हो गया। अगर आपको किसी का डेटा देखना है कि ये लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं नहीं कर रहे, आपको समझ में आया, फॉर एग्जाम्पल आप 14 को ये टू बी जनरेट हो गया, एक पार्टी है XYZ कंपनी जिसने समझ लो कि 10 इन्वॉइस में 5 इन्वॉइस को अपलोड ही नहीं किया है। ओके, तो फिर आपको उनको फॉलोअप करना होगा। आप बोलोगे कि भाई तुमने फॉलोअप किया, तुम देखो, नहीं तो हम तुम्हारा पेमेंट नहीं करेंगे, ये सब कुछ होता है, राइट। कंपनीज में बहुत बेसिकली टिपिकली प्रोसेस चलती है, एकदम बेसिकली फॉलो करते हैं प्रोसेस को कि हमें आपका ITC नहीं दिख रहा है तो हम लोग तुम्हारा पेमेंट नहीं करेंगे। तो समझ लो XYZ कंपनी को आपने बोला, धमकाया ये वो कि हमारा इन्वॉइस नहीं दिख रहा है ये वो, तो उसने किया कि चल ठीक है हम लोग रिटर्न इस बार लेट भरने वाले हैं, तो 19 को भरने वाले हैं। तो आप क्या करोगे कि चलो उन्होंने 19 को भरा है, 19 फेब को उन्होंने रिटर्न भरा है, तो वो आपको 2A में दिखेगा, तो एटलीस्ट आप देख सकते हो। आपको कुछ भी मतलब प्रॉब्लम होगा या कभी भी आपको कुछ किसी का भी कुछ देखना है तो वो आप देख सकते हो, वो 2A में देख सकते हो। बाकी 14 को तो ये जनरेट हो गया, इसके बेस पे 3B आपने फाइल कर दिया, इसीलिए गवर्नमेंट ने 2A को भी लाया। तो 2A जस्ट हमें एक देखना होता है कि भाई अगर ऐसा कोई केस है, या फिर काफ़ी सारी चीज़ों में ये काम आता है, बट जस्ट मैं वन ऑफ द एग्जाम्पल आपको दिया कि ऐसा कुछ है तो आप 2A में देख सकते हो। बट आपको अगर ITC क्लेम करना है तो फिर आपको 2B में ही देखना पड़ेगा। तो स्टेटिक रिपोर्ट है फ्रीजेज ऑन 14 अप्रैल, जो मैंने आपको बताया, ITC क्लेम कर सकते हो सेफर फॉर कंप्लायंस। ओके, तो आपको रिलाई करना है 2A में या फिर इंस्टेड ऑफ 2B, तो ऑलवेज रिकनसाइल बुक्स वर्सेस 2B नॉट 2A बिफोर फाइलिंग। ओके, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। 2A जो है वो कभी भी चेंज होता रहता है, अगर सप्लायर ने 2 महीने के बाद भी वो इन्वॉइस को दिखाया तो हमें 2A में दिखता है, बट 2B में वो नहीं दिखता है। 2B वो फिक्स हो जाता है 14 तारीख को, फिर नेक्स्ट मंथ में, मतलब जब भी नेक्स्ट मंथ आएगा तो फिर 14 के बाद वो फिर दिखता है अपने को। आई होप कि आप ये चीज़ें समझ गए होंगी। अभी हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। अभी देखो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई है, बट एक पूरा GST का जो फ्लो है वो एक बार देख लो। मैंने आपको बताया GSTR1 जिसमें सेल्स की डिटेल्स होती है, आउटवर्ड सप्लाई होता है। अभी देखो जब GSTR1 फाइल करते हो ना तो 2 ऑप्शन होते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अभी ऑनलाइन मतलब कि आपको जस्ट पोर्टल पे ही जाना है। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। देखो ये यहाँ पे देखो फाइल रिटर्न में हम गए, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी रिटर्न फाइल है ये, बट देखते हैं कि इसमें क्या दिखता है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ओके, मतलब GSTR1 है। इसमें देखो 2 ऑप्शन है, प्रिपेयर ऑनलाइन एंड प्रिपेयर ऑफलाइन। ऑनलाइन का मतलब क्या है कि ये यहाँ पे आपको सब बॉक्सेस दिख रहे हैं, इसमें आपको इंडिविजुअल B2B इनवॉइस है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इसमें ओपन करके फिर आपको ये बेसिकली ऐड रिकॉर्ड्स करके फिर अपडेट करना है। ओके, यहाँ पे देखो आप सब कुछ यहाँ पे मैन्युअली ऐड कर सकते हो, ये ऑनलाइन में हमारा होता है। मतलब ये जो चीज़ें हैं वो आपको कब यूज़ होती है, जब आपको बहुत कम कस्टमर है आपकी कंपनी में, या फिर आप अगर कोई फाइनेंसिंग का काम करते हो और आपको 3-4 इन्वॉइस ही आपको अगर करने हैं अपडेट, तो ये ऑनलाइन वाला कर सकते हो। और ऑफलाइन में क्या होता है कि जैसे आप टैली यूज़ करते हो तो वो जो फाइल होती है वो सिंपल यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आता है। सॉरी मैंने यहाँ पे गलत ये कर लिया। ऑफलाइन में ऐसा होता है कि जैसे आप टैली यूज़ करते हो जैसे, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको सिंपल वो फाइल को अपलोड करना होता है। जैसे आपने टैली या फिर जोहो में से JSON फाइल को डाउनलोड किया, यहाँ पर सिंपल आपको अपलोड करना है। जैसे 4000 5000 इतने इन्वॉइसेस है तो हम 1 बाय 1 नहीं कर सकते, करेक्ट। ऑलरेडी हम हमारी बुक्स को बराबर से मैनेज करते हैं, तो यहाँ पे आके फिर हमें करना होता है। सिंपल अपलोड करेंगे तो डेबिट नोट होगा, वो डेबिट नोट के बॉक्स में चला जाएगा, B2B B2C वैसे अलग अलग तरीके से वो चले जाएंगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये 2 चीज़ें समझ में आ गई होगी। यहाँ पे ये देखो 2 तरीके हैं, और जैसे ही GSTR1 फाइल करते हैं तो डेटा गोज टू द सिस्टम, ये हमारे GST के सिस्टम में, इसके बाद में 2B में दिखता है। ओके, और 2B में दिखने के बाद देखो यहाँ पे बेसिकली एक्सेप्ट, रिजेक्ट और होल्ड मतलब पेंडिंग का ऑप्शन आता है, जो हमने देखा है। यहाँ पे है 2B में परचेज की डिटेल्स होती है जिसको हम इनवर्ड सप्लाई कहते हैं, और ये सब कुछ होने के बाद आप एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो अपने IMS में, तो डिम्ड एक्सेप्टेड कंसिडर होता है। और जैसे ही आप अगर नहीं भी एक्शन लेते हो तो 3B में आपका दिखता है। 3B में क्या होता है, तो GSTR1 एंड 2B का समरी होता है। अगर कुछ टैक्स पेमेंट बन रहा है आपका पेमेंट करने का, तो फिर ये 3B के ज़रिए आपको फाइल करना होता है। फाइल कैसे करना होता है, पेमेंट कैसे करना होता है, तो नेट टैक्स पेबल जो भी आपका निकला तो आपको फिर ऐसे करना होगा कि
इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपको पहले ऐड करना होगा काइंड ऑफ वॉलेट। मतलब कि आपको क्या करना होगा कि आपकी बैंक से जैसे कि आपका 50,000 रुपये पेमेंट जो है वो बन रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी नेट बैंकिंग से या फिर कैसे भी यहाँ पे जो भी ऑप्शन आते हैं, ठीक है, नेट बैंकिंग से या वैसे जो भी है वो आपको क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा, जो कि आपके जीएसटी के पोर्टल पे ही आपको दिखते हैं। ओके, मतलब जीएसटी के पोर्टल में यहाँ पे ई कैश लेजर के नाम पे आपको पोर्टल पे ही दिखते हैं। और कहाँ दिखते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो डैशबोर्ड में आप जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। यहाँ पे जैसे ही आप पेमेंट करते हो, मतलब आपकी बैंक से डिडक्ट होके यहाँ पे आपको दिख जाते हैं पेमेंट। ओके, समटाइम्स 3-4 घंटे लगते हैं। बहुत सारे लोग पैनिक होते हैं कि हमने तो पेमेंट कर दिया बट जीएसटी के पोर्टल पे नहीं शो हो रहा है। जब तक शो नहीं होगा तब तक हम 3B फाइल नहीं कर सकते, तो 3-4 घंटे लगते हैं। ये जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, कभी आपको ऐसा मतलब नौबत आ गया, आप काम करते हो तो पैनिक फील होते हैं। और ये 10-15 हज़ार नहीं, लाखों करोड़ों में बेसिकली जीएसटी के पेमेंट्स होते हैं। ओके, तो बहुत लोग पैनिक फील करते हैं। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ये जो भी अमाउंट होगी, CGST, IGST या फिर वॉटेवर, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद में हम 3B पेमेंट जो भी हमें पे करना होगा वो हम कर सकते हैं। तो ये पूरा हमारा जीएसटी का जो फ्लो है वो इस तरीके से काम करता है। ओके, अभी हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो मैंने छोटे फॉन्ट में लिखा है टैक्स पेबल, मतलब कैसे होता है, आउटपुट माइनस इनपुट इज इक्वल टू पेबल, टैक्स पेबल। ओके, तो वो अभी हम लोग थोड़ा बहुत देखते हैं कि कैसे कैलकुलेशंस होते हैं। अभी का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला कि टैक्स के पेमेंट्स आपको कैसे करने हैं। आउटपुट मतलब हमारा सेल्स का जो डिटेल्स है वो लेना है। इनपुट मतलब हमारा परचेस, हम कब के बोल रहे हैं कि आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब ये अमाउंट हमें लेना है। मतलब कि पूरे महीने में हमने जितना सेल किया है वो अमाउंट लो। फॉर एग्जांपल 1 लाख है, ओके, और हमने पूरे महीने में परचेस किया है वो आपको लेना है, जो कि फॉर एग्जांपल 50K है। तो वो उसको सेल्स में से परचेस को माइनस करके जो भी अमाउंट आता है वो आपको सिंपल गवर्नमेंट को पे करना होता है। 1 लाख माइनस 50,000 ये हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर ऐसा भी केस हो सकता है कि समझ लो कि पर्टिकुलर महीने में हमारा सेल कम हुआ। यहाँ पे 1 लाख है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने सेल किया 1 लाख का, बट 1,15,000 का हमने परचेज किया। मतलब कोई महीने में परचेज हमने ज़्यादा किया बट सेल नहीं हुआ, तो यहाँ पे देखो 15,000 हमारे क्या हुए, माइनस, बराबर। तो ये जो माइनस 15,000 है वो हमारे जीएसटी के पोर्टल पे ही हमें दिखते हैं। कहाँ दिखते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, यहाँ पे IGST की कोई अमाउंट होगी तो यहाँ पे दिखेगी, CGST होगी तो CGST में दिखेगी, SGST की SGST में दिखेगी। तो ये अगर आप देखोगे तो लास्ट महीने का रिटर्न फाइल करने के बाद यहाँ पे हमें SGST में अमाउंट जो है वो यहाँ पे दिख रही है। ओके, मतलब हमारे पास अभी भी पैसे हैं। तो अगर समझ लो कभी कल को समझ लो हमें कुछ पेमेंट करने का ऐसा हुआ, ओके, तो ये अमाउंट में से वो माइनस होगा। मतलब हमारी बैंक से हमें पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी ना आपको ऐसा भी सवाल होता होगा कि दिया CGST और SGST तो हमेशा इक्वल होता है, तो यहाँ पे CGST का अमाउंट 0 है और SGST में क्यों है। इसके लिए हमें ITC के रूल्स को समझना होगा, जो कि 70-80% लोग गलती करते हैं। ये जो टैक्स की लायबिलिटीज़ हमें क्रिएट होती है बेसिकली, उसको मैनेज करना भी एक स्मार्ट तरीका होता है। वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। ठीक है, वो हर चीज़ हम लोग समझेंगे, मतलब हर चीज़ हम समझेंगे। ऐसा समझ लो कि ये पूरा मास्टर क्लास देखने के बाद आपको एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी और आपको खुद को लगेगा कि यार नहीं, मैंने आज बहुत कुछ सीखा। तो स्किल को हमेशा अपग्रेड करो। आजकल तो AI का ज़माना है, AI में तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। तो अभी भी अगर समझ लो GST में ही कंफ्यूज हो रहे हो तो आप सोचो कि आप कहाँ हो। तो GST, टैक्सेशन, मतलब TDS हो गया, पेरोल हो गया, जो भी ITR हो गया, ये सब कुछ हमारे चैनल पे सिखाते हैं। और इसके साथ में हमने AIfication का भी प्रोग्राम लॉन्च किया है। यहाँ पे अगर आप जाओगे हमारी वेबसाइट पे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये हमारी वेबसाइट है जिसमें AIfication फॉर अकाउंटेंट्स का हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें अकाउंटिंग में बेसिकली अकाउंटेंट AI के साथ कैसे काम कर सकते हैं, रिपोर्ट्स, एनालिसिस, डैशबोर्ड क्रिएशन, हमारा काम बेसिकली कैसे हम कर सकते हैं, पूरा हमने सिखाया है। लाइफ टाइम जिसका एक्सेस है, प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आप बनोगे सर्टिफाइड AI अकाउंटेंट, जो कि मार्केट में जिसकी हाई डिमांडेड स्किल है वो है AI की। तो आप डेफिनेटली देख सकते हो, इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स जो है वो प्रीव्यू में भी है। यहाँ पे आप ओपन करके भी यहाँ पे वॉच पे क्लिक करके देख सकते हो। फिर आप
मतलब आपके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि शुड आई एनरोल और नॉट। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी एनरोल किया होगा, तो डेफिनेटली आप एक बार देखिए, अपग्रेड कीजिए खुद को। हमारे अकाउंटिंग में भी काफ़ी अच्छी सैलरीज मिलती है। री इमेजिन योर सेल्फ, अभी वो मैनुअल अकाउंटिंग वाला काम नहीं चलेगा, AI आ गया है, सब कुछ बदल रहा है। तो ये फ्लो के साथ हमें खुद को भी री इमेजिन करना पड़ेगा एंड बदलना पड़ेगा। डेफिनेटली एक नॉमिनल चार्जेस है, आप देख सकते हो। इसके साथ में हमने एक दूसरा भी कोर्स लॉन्च किया था जो कि है स्किल अप एंड क्रैक अकाउंटिंग इंटरव्यू। ये स्पेसिफिक उन लोगों के लिए है जिनको जॉब चेंज करना है, जॉब नहीं मिल रहा है, हाई सैलरीज चाहिए, तो इनके लिए है। जिसमें रिज्यूम से लेके नौकरी मिलने तक, मतलब जॉब मिलने तक की पूरी सफ़र में मैं आपके साथ रहूँगी। लिंक्डइन नौकरी, पार्ट टाइम जॉब, रिमोट जॉब कैसे हम कर सकते हैं, GST TDS के कंसेप्ट को समझा के कैसे प्रिपरेशन करते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन इंटरव्यूज़ कैसे देते, बहुत सारी चीज़ें हमने बताई हुई है। तो आप डेफिनेटली इसको देख सकते हो। अगर आपको दोनों ही कोर्स लेने हैं, जो आपने ये दोनों ही देखा है वो, तो अगर आपको लगता है कि आपको दोनों को ही लेना है तो आप दोनों को कार्ट में बेसिकली ऐड कीजिए एंड कूपन कोड यूज़ कीजिए DIA20 टू गेट 20% ऑफ। ज़रूर एक बार विजिट कीजिए और खुद को अपग्रेड कीजिए। और यहाँ पे हमारा एक्सेल बंडल टूल्स भी है अकाउंटिंग में। सैलरीज, रिसीवेबल, पेबल्स, ऐसे काफ़ी सारे डेटा को मैनेज करने के लिए हमने बनाया हुआ है। तो ये भी आप देख सकते हो, काफ़ी नॉमिनल चार्जेस है इसके। मोस्टली हर एक अकाउंटेंट ने ये हमारा प्रीमियम एक्सेल बंडल टूल लिया ही होगा। एक बार विजिट ज़रूर करना। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट करते हैं तो ये टैक्स के पेमेंट्स जो है वो बनते हैं, वॉटेवर वो हमें पे करने होते हैं। बट अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो CGST, SGST और IGST का यहाँ पे तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ है, राइट। जब हमारे पोर्टल पे हम देखते थे तो यहाँ पे देखो, जब हम हमारे पोर्टल पे देखते थे तो यहाँ पे तो अलग अलग अमाउंट दिखी है, राइट। एक्चुअली में अलग अलग ही होती है, ओके। ये जस्ट स्टैंडर्डाइज किया है कि भाई ऐसे आपको पेमेंट करना है, ओके। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये हमारा 1 लाख वाला जो एग्जांपल है और -15,000 मतलब 15,000 हमारे पास बच रहे हैं, उसका एक एग्जांपल लेते हैं और फिर हम लोग उसको रूल को समझते हैं। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको समझना है। इसके बाद में आपको कैलकुलेशंस करने का भी मैं मौका देने वाली हूँ, ओके। ऐसा नहीं है कि खाली मैं ही बोले जा रही हूँ, आपको भी करना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या बोला कि हमारे पास आउटपुट कितना है, 1 लाख है, करेक्ट। और इनपुट हमारे पास क्या है, 1,15,000, करेक्ट। और -15,000 जो है वो हमारी जेब में रहेंगे, मतलब GST के पोर्टल पे रहेंगे, ओके। और ये जो 15,000 है वो जो हमें आपके दिख रहे थे यहाँ पे, एक क्वेश्चन और भी ये लोगों को रहता है कि यहाँ पे जो अमाउंट दिख रही है तो ये पर्सन ने स्मार्टली अपने बैंक अकाउंट में क्यों नहीं लिए। तो ये गवर्नमेंट ने सब कुछ सेटिंग करके रखा है। ये हम बेसिकली GST के पेमेंट्स वगैरह करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपका पैसा जो है वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, मतलब GST के पोर्टल में ही यहाँ पे पड़ा रहेगा, ठीक है। तो उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको ज़रूरत है, आप बोलोगे कि यहाँ पे तो दिया 2 लाख या 2.5 लाख यहाँ पे पड़े हैं तो काश मुझे NEFT मिल जाती, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, समझे। यहाँ पे ही रहता है। जब आपको GST का पेमेंट्स करना होता है तो उसमें से वो माइनस होता जाता है, ठीक है। अभी हम लोग थोड़े बहुत ITC के कैलकुलेशंस को समझते हैं, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे मैं काम करती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ आउटपुट। लेट्स से यहाँ पे हम लिखते हैं IGST, CGST और SGST। यहाँ पे हमने लिख लिया है IC और SGST, ओके। और आउटपुट में हमारे पास कितने पैसे हैं, 1 लाख, उसमें हम डिवाइड कर लेते हैं। लेट्स से 80,000 IGST के है, 10,000 CGST एंड SGST के 10,000 है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इनपुट भी है, करेक्ट। तो इनपुट हमारे पास 1,15,000 है, उसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। लेट्स से 85,000 IGST के पड़े हैं, 15,000 C और SGST के 15,000, ओके। सो बेसिकली हमारे पास जो भी आउटपुट बेसिकली इनपुट है वो अमाउंट इतनी है एंड आउटपुट इतना है, और I और C एंड SGST ये तीनों ही हमारे पास है। अभी हमें इसके बेस पे कैलकुलेशंस करने हैं। ये रूल को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आप कभी ना भूलो। तो एग्जांपल हम कौन सा ले सकते हैं,
यस, एक दादी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो, हम छोटे थे तो हम क्या करते थे कि दादी के पास हम लोग कभी भी जाते थे, राइट, कि दादी हमें तो पैसे चाहिए, बिस्किट लेने हैं, चॉकलेट्स लेनी है, 1 रुपया दे दो, 2 रुपये दे दो। हम जब छोटे थे, ये तो मैं मेरी बात कर रही हूँ, आपका मुझे पता नहीं है। तो दादी हमें क्या करती थी, उनके पास पॉकेट रहता था, उसमें से वो हमें 1 रुपये 2 रुपये ऐसे देते थे। फिर हम शॉप में जाके कुछ ना कुछ खा लेते थे या चॉकलेट लेते थे, ऐसे हम कुछ करते थे, करेक्ट। तो अभी कैसा है कि अभी का ज़माना है तो उसमें 1 2 रुपये 10 रुपये 100 रुपये से कुछ होता नहीं है। अभी का ज़माना ऐसा हम समझते हैं कि दादी के पास भरपूर पैसे हैं, और बच्चे भी ऐसे हैं कि पैसे मांगते हैं, 10,000 दे दो, 50,000 दे दो, 1,000 दे दो, ऐसे करके मतलब पैसे मांगते हैं। ऐसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो दादी का नाम हम रखते हैं इनपुट। ओके, तो एक लेट्स एन एग्जाम्पल कि ये दादी है, उनके 3 बच्चे हैं। ओके, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे मतलब 3 भाई हैं। ओके, तो ये एक का नाम है IGST, दूसरे का है CGST और तीसरे का है SGST। बट इसमें क्या है कि CGST और SGST ये 2 भाई हैं, उनकी आपस में बनती नहीं है। एग्जाम्पल को थोड़ा अच्छे से समझो, ठीक है। ये दादी का नाम है इनपुट टैक्स, और जो ये बच्चे हैं CGST और SGST, उनकी आपस में बनती नहीं है। तो दादी भी स्मार्ट है आजकल की। दादी ने सोचा कि एक काम करती हूँ, तीनों के नाम के बक्से अलग अलग ही रखती हूँ, मतलब पॉकेट अलग अलग बनाती हूँ, और उनको जब भी पैसे चाहिए होंगे उसमें से मैं दूंगी, ताकि कोई मगजमारी नहीं चाहिए। बिकॉज ये लोग बोलते हैं कि ना तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ना मैं तेरे से लूँगा। ओके, मतलब कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए भी वो रेडी नहीं होते, हर बार मगजमारी करते हैं। तो फिर दादी ने सोचा कि 3 अलग अलग बॉक्स रखती हूँ, उसमें से जब भी जिनको चाहिए होगा वो मैं दे दूंगी। ओके, आई होप आप इतने तक समझ गए होंगे, ये आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लिख लेती हूँ। आउटपुट हमारे पास कितना है, 80,000, 10,000, और यहाँ पे है 10,000, ठीक है। अभी देखो, ये 3 बच्चे दादी के पास आए, दादी को बोलते हैं कि दादी मुझे, एक बोलता है जो बच्चे का नाम है IGST, बोलता है दादी मुझे 80,000 दो। फिर दूसरा बोलता है कि दादी मुझे 10,000 चाहिए। दूसरा बोलता है, तीसरा बोलता है मुझे 10,000 चाहिए। ओके, तो दादी ने सोचा ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं सबसे पहले जो मेरा पॉलीथीन है वो निकालती हूँ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दादी का नाम जो कि है इनपुट, और कितने पैसे हैं। इनपुट IGST के नाम से उसने पॉलीथीन बनाई है, और उसमें 85,000 रुपीज़ पड़े हैं, ठीक है। तो अभी 85,000 है, तो ये बंदा क्या बोल रहा है, मतलब उसका बच्चा कि 80,000 चाहिए। तो दादी ने ओपन किया, देखा कि ओके इसमें से वो 85,000 है, और मेरा बेटा तो कितना मांग रहा है, 80,000 मांग रहा है, राइट। तो दादी ने बोला ठीक है भाई, तू ये 80,000 ले ले, तुझे स्कूल की फ़ीस वगैरह भरना है, जो भी करना है तुम देख ले। ओके, तो यहाँ पे दे दिए। फिर भी दादी के पास कितने पैसे बचते, आप बोलोगे कि 5,000। तो अभी 5,000 दादी किसको देगी, ये बच्चा है, ये बच्चा बहुत ही अच्छा है, तो वो बोलता है कि मेरे पॉकेट में अगर कुछ पैसे बचते हैं तो मैं तुम दोनों को भी दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो दादी ने सोचा ठीक है ना, इसको अगर प्रॉब्लम नहीं है तो जो भी पैसे हैं मैं बांट देती हूँ ना। तो दादी ने बोला ये 2500 तू तू ले ले इसमें से, और 2500 तू ले ले। तो हाफ हाफ करके डिवाइड करके दादी ने दे दिए। अब बराबर से समझना, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ पे। तो अभी दादी को कुछ देना नहीं है, तो यहाँ पे ये 0 हो गए, बराबर। अभी देखो, दादी ने, उसको 10,000 चाहिए थे और दादी ने 2500 रुपये दिए हैं, तो 7,500 यहाँ पे भी बचेंगे, अभी भी दादी को देना है, और यहाँ पे भी 7,500 बचेंगे, बराबर से समझो, ठीक है। इसके बाद में क्या दादी ने बोला कि ये एक एक बक्सा ख़त्म हो गया। फिर दूसरा बक्सा ओपन किया जो कि इनपुट का CGST, और उसके पास कितने पैसे हैं, जो कि है 15K। ओके, ये दादी के पास 3 बक्से पड़े हैं। ओके, और ये पैसे लेने वाले हैं। ओके, मतलब जो मांग रहे हैं बच्चे वो है। तो 15,000 की पॉलीथीन निकाली, उसमें से बोला कि ठीक है एक काम करो, 15,000 है ना तो इसको देने हैं, ओके, CGST को। तो 15,000 में से मैं तुम्हें 7,500 जो है वो दे देता हूँ। ओके, 7,500 दे दिए। तो और कितने बचे, अभी आप बोलोगे कि 7,500 बचे, तो यहाँ पे दे देते दादी माँ, राइट। बट मैंने आपको क्या बोला था, ये दोनों की आपस में बनती नहीं है ना, एक दूसरे से लेते हैं ना देते हैं ना, मतलब दादी के पास से भी वो पॉलीथीन में से भी नहीं लेते, ऐसा आप समझ लो, ठीक है। तो फिर दादी ने बोला ठीक है एक काम करती हूँ, इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, और यहाँ पे जो बैलेंस बचा है -7,500, मतलब बेसिकली दादी के पास ये बचा है पैसा। ओके, हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। और अभी तीसरा ओपन किया जो कि है SGST। तो यहाँ पे हम इनपुट लिख लेते हैं, SGST में 15K पड़े हैं,
ठीक है। तो दादी ने वो बक्सा ओपन किया, इसको कितना चाहिए था तो बोले 7,500। ठीक है, तो ये 7,500 उसने दे दिए, फिर भी 15,000 थे ना दादी के पास, तो कितने बचेंगे 7,500। समझ में आ रहा है, दादी के पास अभी भी 7,500 बचेंगे। तो यहाँ पे देखो ये क्या हुआ कि SCGST के 7,500 हुए और SGST के 7,500 हुए, समझ रहे हो। तो टोटल हमारा कितना हुआ 15,000 हुआ, मतलब जो कि हमारे पास पड़ा है। और यहाँ पे देखो हमारे एग्जाम्पल में कितने थे, 15,000 ही थे। आप समझ रहे हो, ये पूरा कैलकुलेशंस ऐसे पोर्टल पे होता है। मतलब मैंने जो आपको बताया रूल इस तरीके से है। अभी आप शायद जिनको थोड़ा बहुत पता होगा तो वो शायद सोच सकते हैं कि मैम आपने इसको हाफ हाफ क्यों कर दिया, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, बट अभी जो मैं बोल रही हूँ वो आप समझो। तो यहाँ पे देखो CGST और SGST, मतलब ये जो हमारा होगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा। ओके, मतलब नेक्स्ट महीने में जब भी हमारा ऐसा कोई केस आएगा जब हमें पेमेंट करना होगा, समझ लो नेक्स्ट महीने में 7,500 हमें पेमेंट करना आया, तो ये 15,000 में से 7,500 माइनस होंगे और फिर भी हमारे पास 7,500 पोर्टल पे ही हमें दिखेंगे। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। वैसे मैं और भी आपको एग्जांपल करवाने वाली हूँ और आपको टेस्ट भी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली लोग नहीं समझ पाते बिकॉज उनको वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। और इससे भी बढ़िया मतलब जो लोग गलत करते हैं, मतलब गलत कैलकुलेट करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे होता है। ओके, मतलब कभी कभी ऐसे होते हैं कि बिकॉज उनको रूल्स नहीं पता है या फिर स्मार्ट तरीका नहीं पता है, इसीलिए वो GST के पेमेंट्स हमारे पास पैसे पड़े होने के बावजूद भी वो पे करते हैं। तो वैसे हमें इस टाइप का अकाउंटेंट या फिर सीनियर नहीं बनना है, हमें ऐसा एक स्मार्ट अकाउंटेंट बनना है, स्मार्ट सीनियर बनना है, ताकि हम हमारी कंपनी का भी भला कर सके। ओके, हम बता सके कि देखो इतना लायबिलिटी आने वाला था बट मैंने यहाँ पे इतना करके दिया। पैसे बचाने की बात नहीं है, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि नहीं, एक काम करती हूँ मैं आपको ये बाद में बताती हूँ। ठीक है, तो स्मार्ट तरीका मैं आपको आगे बताती हूँ। मैंने आपको यहाँ पे 50-50 क्यों किया वो भी मैं बताती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया फिर से एक बार देख लो। आउटपुट मतलब कि हमें जो पे करना होता है वो डिटेल्स यहाँ पे हमने लिख ली। इनपुट मतलब दादी के पास कितने पैसे थे, ये हमने 3 बॉक्स में से जो भी पैसे थे वो हमने लिख लिए। फिर हमने यहाँ पे हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए इनपुट 80, 10 और 10 सॉरी आउटपुट हमने यहाँ पे लिख लिया। ओके, फिर हमने क्या किया, IGST की बैग निकाली। दादी वाली 85,000 थे सिंपल, ये IGST वाले को हमने सबसे पहले दे दिया, पहले ओपन करो। इसके बाद रूल क्या कहता है कि तुम CGST भी ओपन कर सकते हो, SGST भी ओपन कर सकते हो। मतलब दादी जो है वो अभी उसने CGST की बैग ओपन की बट वो SGST की भी पहले ओपन कर सकती है, ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा है, आप कोई भी ओपन कर सकते हो। तो फिर हमने सोचा कि पास में ही है CGST तो उसकी बैग ओपन कर लेते हो। तो दादी ने ओपन करके उसको 7,500 दे दिए। अभी 7,500 दे दिए तो दादी के पास और 7,500 बच गए, पर ये लेता नहीं है क्योंकि उनके आपस में बनती नहीं है, लेन देन करते नहीं है। तो यहाँ पे हमने ज़ीरो कर दिया और 7,500 दादी के पास जो है वो हमने पड़े रखे। इसके बाद दूसरी बैग थी जो कि हमारी है SGST के नाम पे, दादी ने वो ओपन किया, 15,000 का था। अगेन 7,500 ही लेने थे ना उसको, तो यहाँ पे क्योंकि 2,500 ऑलरेडी दे दिए थे तो यहाँ पे इतना था, तो ये दादी के पास 15,000 बच गए। मतलब CGST के 7,500 और SGST दोनों के 7,500, मतलब ऐसे टोटल 15,000 आ गए। तो इस तरीके से ये जो हमारे पोर्टल पे ये जो पैसे हैं वो पड़े रहेंगे, जो हम नेक्स्ट मंथ में जब भी हमारी लायबिलिटी क्रिएट होती है, गवर्नमेंट को पे करना होता है, तो हम ये पे कर सकते हैं। ओके, अभी देखो एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, बट एक ऐसा भी हो सकता है, देखो मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। फिर सारे लोगों को ये भी होगा कि मैम आपने ना 5 ये 2,500 दोनों को ऐसे क्यों कर दिए। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप जब रूल्स देखोगे ना तो रूल्स कैसे कहते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। रूल्स में आपका ऐसा होता है कि एक सेकंड, रूल्स जो है आपके वो किस तरीके से कहते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। रूल में ऐसा है कि यहाँ पे हमारे पास इनपुट है, इनपुट हमारे पास दादी के पास कितने हैं 85,000, इसको 80 लेने हैं तो मैंने यहाँ पे 80 ले लिए, दे दिए। इसके बाद में मैं क्या कर सकती हूँ, CGST को मतलब ये दूसरे बच्चे को 10,000 चाहिए होते हैं, इसमें से मैं सीधा यहाँ पे 5,000 दे सकती हूँ। मैंने क्या किया, हाफ हाफ किया, जो कि स्मार्ट तरीका है हमें हमारा टैक्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए। तो ऑन पेपर अगर आप देखोगे पोर्टल पे जाके या कहीं पे भी रूल्स, तो आपको इस तरीके से दिखेंगे, बट जो हाफ हाफ है उसका क्या फ़ायदा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे जैसे तो पैसे है ही नहीं, अगर समझ लो IGST के पास और भी पैसे होते, मतलब समझ लो कि
1 लाख होते, यहाँ पे 1 लाख होते तो यहाँ पे हम 80 देते, यहाँ पे 10 देते और यहाँ पे भी 10 दे सकते थे। मतलब ये जो है ये IGST का पैसा जो है, ये बेटे का पैसा हम ये दोनों में से किसी को भी दे सकते हैं। समझो आप, IGST का पैसा ये दोनों में से किसी को भी दे सकते हो। ये CGST SGST की बनती नहीं है, ठीक है। बट हमारे पास ऐसा बिकॉज कोई केस नहीं था तो हमने क्या किया कि 80,000 और हमने 5,000 इसको दे दिए, ताकि यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे 5,000 ही बचेगा और ये बंदे के पास मतलब इसके लिए हमें उसको भी अभी भी 10,000 देना होगा। अगेन फिर दादी क्या करेगी कि यहाँ पे CGST 10,000 निकालेगी, जो कि यहाँ पे क्या हुआ 5,000 उसको बचा हुआ दे देगी, ठीक है। क्योंकि उनकी दोनों की बनती नहीं है तो 5,000 अभी भी सॉरी यहाँ पे 15K है, तो यहाँ पे देखो 5,000 दे दिए, फिर भी कितने बचे 10K अभी भी दादी के पास बच गए। बट क्योंकि इनकी बनती नहीं है तो यहाँ पे फिर भी नहीं देंगे, तो यहाँ पे नहीं होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 10,000 यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब अभी देना नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पे मैं -10K लिख लेती हूँ, ठीक है। और तीसरी बैग ओपन करेंगे, इसमें क्या है कि SGST है, करेक्ट। तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे तो हमें देना नहीं है, तो ऑलरेडी 10,000 यहाँ पे हमें देने हैं उसको। तो क्या होगा 5,000 इसके पास भी बच जाएगा, सॉरी 5,000 इसके पास रह जाएगा। तो अगर आप टोटल देखोगे तो 10,000 और 50,000, ये कैलकुलेशंस के हिसाब से भी कितना बचता है 15,000, मतलब 15,000 ये जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। ओके, ये अगर आप रूल्स देखोगे तो इस तरीके से है। बट मैं कहती हूँ कि आपको हमेशा अमाउंट को हाफ में डिवाइड करके ही, अगर आपका IGST का पैसा बचता है तो आपको हाफ करके ही पेमेंट करना है। ये स्मार्ट तरीका है। अभी एक बात बताती हूँ, ये मैं आपको सिखाया बराबर, बट ये जो कैलकुलेशंस है वो आपको पोर्टल पे करने नहीं होते, वो ऑटोमेटिक होते हैं। ओके, अभी आप बोलोगे कि अरे यार दिया, फिर हम तो कितना मगजमारी कर रहे हैं, मतलब ये कैलकुलेशंस करके क्या फ़ायदा है, फिर ऑटोमेटिक होता है तो राइट। बट ऑटोमेटिक में क्या होता है कि पोर्टल हमेशा ऐसे ट्राई करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो आपको पे करना बने। समझ रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपका पे करने का बने ताकि गवर्नमेंट चले। बट हम स्मार्ट तरीके से कैसे करते हैं कि हमारी कंपनी ज़्यादा पे ना करे। समझ रहे हो, ये आगे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जिसमें आपको समझ में आएगा कि मैं आपको स्मार्ट तरीका क्यों बता रही हूँ। ओके, तो अगेन हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तो देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख लिया है। आउटपुट जो है IGST CGST SGST, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली हमें जो पे करना है वो है, आउटपुट हमारा 50,000 है, 81,500 एंड 81,500 है। इनपुट मतलब कि हमारी दादी माँ के पास जो पैसे हैं वो 1 लाख है, 52,000 और यहाँ पे भी 52,000 है। ऐसे 3 बैग में उनके पास पैसे बचे हैं। वीडियो को पॉज करो और इसके हिसाब से आपका अमाउंट कितना आ रहा है वो मुझे आप कमेंट करो। ओके, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि मैं सही से कैलकुलेशन कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। अगर गलत होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जब देखते हैं तो हमें लगता है कि ये तो बहुत सिंपल है, बट जब करने की बारी आती है तो हम गलती करते हैं। तो ये जो है वो आपको स्मार्ट तरीके से करना है, मतलब जो भी अमाउंट बचेगा वो हाफ आपको पे करना है। और फिर कैलकुलेशन करके आपको मुझे कमेंट करना है कि आपका जो ये फर्स्ट हमारा असाइनमेंट है उसका अमाउंट जो है वो इतना आ रहा है, ठीक है। फिर मैं आपको करवाऊंगी, बट आप वीडियो को पॉज करो और देखो कि आपको समझ में आया नहीं आया, कुछ गलती है तो मैं आपको बताऊंगी, वो आपका मतलब सुधरेगा। अदरवाइज आपको ऐसा ही लगेगा कि मुझे तो आ गया है, क्योंकि हम एक बार में देखते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि बहुत सिंपल है। क्योंकि मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ, एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ, इसीलिए आपको समझ में आ जाएगा। बट जब सीखने के लिए करने के लिए जाओगे तो मे भी आपको दिक्कत आ सकता है, इसीलिए आप पहले तो कैलकुलेशंस खुद से करो। ओके, आई होप कि आपने एक कैलकुलेशन कर लिए होंगे। और अब मैं आगे देखती हूँ, मतलब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट लिख लेते हैं जो कि हमारा है 50,000, 81,500 एंड 81,500, ठीक है। और वैसे ही आप प्लान करो, मतलब कैलकुलेशन करना ताकि आपको समझे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा था कि सबसे पहले हमें स्मार्ट तरीके से कैसे कैलकुलेशन करने हैं वो हम सीखेंगे। तो हमारी दादी का नाम है इनपुट है, और दादी के पास में जो IC और SGST की बैग है उसमें से सबसे पहले हमें IGST को निकालना है, जो कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनपुट IGST। और कितना है, 1 लाख रुपए दादी के पास फर्स्ट बैग पड़ी है। और दादी का जो बेटा है पहला वाला जो कि IGST है, वो कितने मांग रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे 50,000 चाहिए, करेक्ट।
वो 50,000 रुपीज़ मांग रहा है। तो दादी ने बोला चल ठीक है, ये 50,000 तुम रखो और निकलो। ठीक है, तो अभी क्या किया, दादी के पास अभी और कितने बचे, बोले 50,000 रुपये। अब 50,000 में से हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी IGST का अमाउंट बचता है तो आप दोनों में से दोनों को इक्वल इक्वल दे दीजिए। ओके, रूल साइड में रखो, आप इक्वल इक्वल दे देना, ये हमारा स्मार्ट तरीका है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लोग तो मांग ही रहे ना 81,500, ये भी 81,500 मांग रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको अभी हमारे पास 50,000 बचे, इसमें से 25,000 और इसको भी हम लोग 25,000 दे देंगे बराबर। 1,500 प्लस 25,000 मतलब माइनस करेंगे तो 56,500 करेक्ट। 56,500 बचेंगे, यहाँ पे भी 56,500 बचेंगे, मतलब देने के अभी भी और भी दादी को देने पड़ेंगे राइट, क्योंकि ये लोग मांग रहे हैं 81,500 और ये भी 81,500 मांग रहा है करेक्ट। और यहाँ पे ये हो गया ज़ीरो, तो बेसिकली हमारी ये जो IGST की बैग है वो हो गई है ज़ीरो, कुछ भी बचा नहीं है, दादी ने सब बांट लिया। फिर दादी की बारी आई, दादी ने सोचा कि दूसरी बैग ओपन करते हैं, उसका नाम है इनपुट, मतलब दादी का नाम इनपुट लेते हैं CGST। अभी देखो दादी कोई भी ओपन कर सकती है, CGST भी पहले ओपन कर सकते हो, SGST भी ओपन कर सकते हो, मतलब बैग अगर अभी हमने CGST लिया, दादी को अगर SGST को भी पहले देना होता तो भी दे सकती थी। ओके, तो कैसे किया कि CGST ओपन किया, CGST के पास कितने पैसे हैं, 52,000 रुपीज़ करेक्ट, 52,000 है, जिसमें से दादी को यहाँ पे कितने देने हैं, 56,500 देने हैं, बट दादी के पास तो 56 ही है, सॉरी 52 ही है। तो सिंपल अभी हम लोग क्या करते हैं, 52,000 रुपीज़ यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। मतलब ऐसा समझो कि 52,000 है, ये इतना मांग रहा है, बट हमारे पास तो जितने होंगे अभी के लिए तो हम हमारी बैग में से इतना ही देंगे, तो हमने 52,000 दे दिए। ओके, और अभी तो इसके पास पैसे है भी नहीं और इनकी बनती भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ज़ीरो कर देंगे। अगेन 56,500 उसको देने हैं और 6,500 माइनस 52,000 तो कितना बचते हैं, 4,500 करेक्ट। तो ये हमें अभी भी ये बच्चे को देने हैं। ओके, मतलब दादी को ये CGST को अभी भी देने हैं, बट जितने हमारे पास पैसे थे, मतलब दादी के पास जितने पैसे थे उसमें से उन्होंने दे दिए। ओके, फिर दादी के पास एक और बैग है जो कि है IGST की, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, सॉरी SGST की, तो यहाँ पे उनके पास 52,000 है। अगेन हम क्या करेंगे, इसको इतने देने हैं बट उनके पास तो 52,000 ही है करेक्ट, तो उसने दे दिए, तो यहाँ पे अगेन कितने बचेंगे, 4,500 देने के और बचेंगे, क्योंकि दादी के पास तो इतने ही पैसे थे बट ये तो इतना मांग रहा है, 56,500 मांग रहा है। तो दादी को और कितने पैसे लगेंगे, जो कि CGST के 4,500 और SGST के 4,500 ये पे करने पड़ेंगे। ओके, मतलब टोटल 9,000 रुपीज़ जो है वो दादी को पे करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट तरीका। ओके, अगर दादी स्मार्ट तरीका यूज़ करती है तो खाली 9,000 उसको पे करने पड़ेंगे, बट अगर दादी जो है वो गवर्नमेंट के पोर्टल के हिसाब से रूल के हिसाब से ट्राई करती है तो क्या होता है वो हम देखते हैं। ओके, तो अभी आप बोलोगे कि रूल के हिसाब से ही करना पड़ेगा ना दिया, नहीं, तो गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड रूल बनाया है, बट हमें ऑप्शन दिया है कि अगर आपको IGST में से कुछ अमाउंट बचती है तो डायरेक्ट अगर आप नहीं दोगे और दोनों को इक्वल इक्वल देना है तो भी आप दे सकते हो, ये भी एक पार्ट ऑफ रूल ही है। ओके, बट अगर आप स्मार्ट तरीका यूज़ नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिक डायरेक्ट CGST को ही वो इनपुट मतलब IGST के पैसे है वो दे देती है। तो ये हमारा स्मार्ट तरीका था, दादी का स्मार्ट तरीका था। अभी हम पोर्टल का स्मार्ट तरीका देखते हैं। ओके, पोर्टल कैसे पे करता है वो हम देखते हैं। ओके, तो आई होप कि आपका जो फर्स्ट असाइनमेंट का जो अमाउंट है वो इतना ही आया होगा स्मार्ट तरीके से, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि हाफ अमाउंट अगर बचती है तो आप दे देना। ओके, तो अगर नहीं आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग आगे भी अभी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने स्मार्ट तरीका देखा, अभी मैं क्या करती हूँ पोर्टल वाला तरीका भी आपको मैं बताती हूँ। ठीक है, तो पोर्टल वाले तरीके में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ही मैं आपको लिख के बताती हूँ ताकि आपको समझे। ठीक है, तो मैं अगेन यहाँ पे ये लिख लेती हूँ, आउटपुट IGST, CGST, SGST कितना है, यहाँ पे 50,000 देना है, मतलब दादी का बेटा मांग रहा है और ये भी मांग रहा है और ये भी इतना मांग रहा है करेक्ट। और हमारे पास कितने पैसे हैं वो हम लोग देखते हैं, जैसे इनपुट हमारे पास क्या है, तो बोले 1 लाख है राइट। पहले हम कौन सी बैग ओपन करेंगे, 1 लाख वाले
करेक्ट, जो कि हमारी IGST की है। तो उसको 50,000 चाहिए होते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल 50,000 इसको दे देंगे। दादी क्या करेगी, रूल अगर गवर्नमेंट के पोर्टल के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पे देखो 50,000 उसको देने थे तो दे दिए। अभी दूसरा बेटा भी तो मांग रहा है ना, तो वो क्या हुआ कि 81,500 मांग रहा है, तो अभी दादी के पास 50,000 है, तो दादी सोचेगी चल ठीक है ना, एक काम करती हूँ मैं इसको सीधा 50,000 ही पकड़ा देती हूँ, बराबर। तो क्या होगा, यहाँ पे 0 हो गया, मतलब ये IGST को उसको कुछ पे करना नहीं है। तो यहाँ पे कितना होगा, 81,500 माइनस 50 करेंगे तो 31,500 आएंगे, करेक्ट। अगर गलत है तो नहीं, गलत तो नहीं होगा, तो 31,500 आएंगे, करेक्ट। और यहाँ पे तो कितने बचेंगे, और मतलब उसको देने के 31,500, करेक्ट। तो यहाँ पे तो अभी इसकी बैग तो ओपन हुई नहीं है, तो हम लोग लिख लेते हैं पूरा 81,500, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। फिर दादी ने दूसरा इनपुट वाला जो बैग है जो कि CGST का है, उसके पास कितने पैसे थे, बोले 52,000। तो दादी ने दूसरी बैग ओपन की जिसमें से इसको कितना देना था, 31,500 तो दे दिया। अभी 31,500 52 माइनस 31,500 करेंगे, कितना बचेगा, 52,000 माइनस 31,500, तो कितना बचेगा, 20,500। हम यहाँ पे लिख ले CGST का 20,500, ठीक है। तो 20,500 जो है वो CGST का कैरी फॉरवर्ड होगा, हम ऐसा समझते हैं, ये CGST का अमाउंट है, ओके। तो यहाँ पे हमने उसको कुछ देना नहीं है, मतलब यहाँ पे उसका कुछ दिया नहीं है हमने, राइट। तो हम लोग उसको ये कर लेते हैं। फिर हम लोग इनपुट जो बैग है इनपुट टैक्स की SGST की 52,000 वाली जो बैग है ये वाली, वो ओपन करते हैं। इसको दिया नहीं है, इसको तो हमें देना नहीं है कुछ, और यहाँ पे 81,500 देने हैं, बट हमारे पास तो 52,000 ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम 52,000 लिख लेते हैं कि भाई हमारे पास जितने हैं वो तुम ले लो। तो 81,000 माइनस 52,000 कितना होता है, एक बार हम देख लेते हैं, मतलब गलत ना हो जाए, नहीं तो फिर आप मेरा पूरा वीडियो मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 81,500 माइनस 52,000 तो 29,500 रुपीज़ आते हैं, राइट। ये जो कि अभी देखो हमें पे करना था 81,500, बट हमारे पास 52 ही था, तो और दादी माँ को और पैसे लगेंगे जो कि है 29,500, ये पे करने पड़ेंगे, समझ रहे हो, ये पे करने पड़ेंगे। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे 20,500 होगा। हमारे यहाँ पे क्या समझ रहे हो आप कि हमारे पास पैसे होने के बावजूद भी हमें गवर्नमेंट को पे करने के बन रहे हैं, जो कि है 29,500। अगर हमने स्मार्ट तरीका यूज़ किया होता तो हमें कितना पे करना बन रहा है, 9,000, मतलब 4,500 ओनली 9 के हमें पे करना है गवर्नमेंट को, ओके। अभी आप बोलोगे इसमें क्या मतलब है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि हम ये 29,500 दे देंगे, यहाँ पे हमारा कैरी फॉरवर्ड तो है ही ना, नेक्स्ट महीने में काम आएगा। बट ये 29,000 की जगह 29 लाख होते तो आप क्या सोचते, या फिर स्मार्ट तरीके, मतलब जो ज़्यादा टैक्स में एक्सपर्ट होते हैं ना, वो लोग ऐसे नहीं सोचते, हमेशा प्लानिंग के साथ चलते हैं, कैश फ्लो पूरा हिल जाता है। अगर यहाँ पे हमारे पास पैसे है, नेक्स्ट महीने में आएंगे, वो नेक्स्ट महीने की बात है, राइट। बट अगर अभी हमारे पास है तो क्यों ना हम स्मार्ट तरीका यूज़ करें। यहाँ पे 29,500 है, 29 लाख होते हैं, 29 करोड़ भी होंगे। MNCs में कितने कितने करोड़ों में GST के पेमेंट्स होते हैं, ओके। तो ये हमारा स्मार्ट तरीका है कि हम हमारा टैक्स लायबिलिटी कम से कम कैसे बनाए, कैसे हम ये हमारे स्मार्ट तरीके से हम टैक्स लायबिलिटी को कम करें, ओके। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अभी मैं आपको रूल के हिसाब से भी बताती हूँ कि कैसे ये रूल है, बट आप ये आई होप आप समझ गए होंगे। अगेन मैं आपको बताती हूँ कि हमारा स्मार्ट तरीका है, उसमें हमेशा अगर आपके पास IGST की अमाउंट पड़ी है तो हमेशा आपको उसको हाफ देनी है, ओके। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके पास IGST की अमाउंट होगी, नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट होगी तो हमेशा हाफ आपको पेमेंट करनी है, और ये दोनों की बनती नहीं है। तो अगर समझ लो हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे पैसे बचेंगे भी तो भी ये दोनों बनती नहीं, इसीलिए ये देते नहीं हैं। बट बाकी बहुत सिंपल है, हमेशा आउटपुट पहले लिखो, जो जिनको देना है वो टोटल अमाउंट लिखो, इनपुट लिखो, मतलब हमारे पास कितने पैसे पड़े हैं वो दिखो, और फिर एक एक बैग ओपन करते जाओ दादी माँ की तरह और सबको बांटते जाओ, ओके। और ये हमारा है पोर्टल का कैलकुलेशंस। अगर आप स्मार्ट तरीके से नहीं करोगे तो ये इतना आपको लायबिलिटी पे करना होगा, ये हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा, जो कि हम नेक्स्ट महीने में यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और मैं आपको समझा पा रही होंगी, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो मैं आपको
एक एक चीज़ 2-2 3-3 बार बोलती हूँ कि आप भूलो ना, ओके। और वीडियो को लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है तो आप प्लीज़ कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप अच्छा नहीं सिखाते हो तो भी कुछ बता सकते हो मुझे, कुछ इम्प्रूव करने जैसा है तो भी आप मुझे बता सकते हो, एक्सेप्ट मेरी राइटिंग, क्योंकि मुझे पता है मेरी राइटिंग बराबर नहीं आती है, ठीक है। बाकी आप पढ़ाने के लिए मुझे बोल सकते हो, आपको जो भी लगे, जैसे भी लगे वो, बट आपके रिव्यू ज़रूर देना, मेरा मोटिवेशन होता है। आप लोग जब कमेंट करते हो तो ऐसा होता है कि नहीं यार कुछ नया और सिखाते हैं, एफर्ट्स डालते, बिकॉज मैं भी वर्किंग हूँ तो ऑफिस आवर्स के बाद फिर मुझे भी ये रिकॉर्डिंग करनी होती है, सैटरडे संडे करनी होती है, तो एक मोटिवेशन होता है, मुझे भी मिलता है कि नहीं यार चलो सब सीख रहे हैं तो मैं भी आपको सिखाऊं, ओके। और ये भी आप लोगों की कमेंट की वजह से ही मैंने आपको ये सिखाया है, बिकॉज जीएसटी के मास्टर क्लास में बहुत अच्छा चला है। पुराना वाला जो प्रीवियस वाला जो है वो जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि एडवांस भी सिखाओ, कैलकुलेशन सिखाओ, आईटीसी के कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहे हैं, स्मार्ट तरीके से कैसे हम हमारा जो कैलकुलेशन है कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो हमारे एफर्ट्स के लिए कम से कम एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर करना, और हमारे 500K के मिशन को सपोर्ट करते हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आप ये वीडियो को आपके दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हो जिनको भी ऐसा लगता है कि अकाउंटिंग में आगे बढ़ना है। तो वैसे तो हम हमारे चैनल पे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाते हैं, जैसे आप हमारे चैनल पे जाओगे तो यहाँ पे देखो कोर्सेज़ का सेक्शन है, कोर्सेज़ में जाओगे तो आपको यहाँ पे देखो ऑल इन वन कोर्स है जिसमें जीएसटी, टीडीएस, टैली सब कुछ सिखाया है, विद सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। मतलब ऐसा समझो किसी को उनका करियर शुरू करना है तो जस्ट ये वीडियो देखेगा, ये पूरा कोर्स देखेगा विद सर्टिफिकेट, वो उसको जॉब जरूर मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल भी फ्री है, कुछ भी पेमेंट पे नहीं करना है। बेसिकली आप देख सकते हो जीएसटी का रिटर्न फाइलिंग वगैरह का है, टीडीएस का है, पार्ट टाइम अगर आपको काम करना है तो भी है, टैली है, ये सब कुछ बेसिकली कोर्सेज है। पेरोल बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे पेरोल टैली में सीखना है, वो है। एनालिसिस जिनको सीखना है, रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस, ये भी हमने बनाया है। आपको जो सीखना है वो सब कुछ हमारे चैनल पे सीखने मिल जाएगा। सिंपल आप यहाँ पे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर करना और आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि वो लोग भी उनके करियर में आगे बढ़ सके। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी मैं एक्चुअल रूल्स जो है वो मैं आपको लिखवाती हूँ ताकि आपको एक ध्यान में रहे। इसके बाद में टेस्ट भी मैं आपको करवाऊँगी। अभी हम लोग थोड़े रूल्स देख लेते हैं कि रूल्स क्या है। अभी आप कैलकुलेशंस करने में तो मास्टर हो ही गए हो, बट एक बार थोड़ा रूल देख लो जो कि है हमारे आईटीसी के, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ओके। तो ये रूल आप आपकी बुक में भी लिखिए। जो भी मैं आपको समझा रही हूँ, सिखा रही हूँ, वो एक आप डेडिकेटेड बुक बनाइए जिसमें जब भी आपको कभी कुछ कन्फ्यूज़न है, जो भी मैं आपको सिखाती हूँ, देखो जीएसटी, टीडीएस, काफ़ी सारी चीज़ें सिखाइए, तो एक बुक बनाओ। जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो या फिर कभी देखना हो तो एक ही बुक हो जिसमें आप देख सको। मैं ऐसे नोट पैड यूज़ करती हूँ, मेरा सैमसंग का है वो, जिसमें मुझे नोट्स वगैरह बनानी है तो मैं उसको यूज़ करती हूँ, बट आप आपकी नॉर्मल बुक का भी यूज़ कर सकते हो। मैं भी वैसे बनाती हूँ। जब आपको मुझे सिखाना होता है तो मैं कैसे सिखाऊंगी वो थोड़ा एक स्ट्रक्चर में बना के फिर मैं करती हूँ। तो वैसे मैं रफ बुक भी यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं, क्योंकि मैं एक मतलब मैं भी आपकी तरह जॉब करती हूँ, ना कोई मैं प्रोफेसर हूँ ना कोई टीचर हूँ, तो मुझे भी थोड़ा एक बार देखना पड़ता है कि आपको मैं कैसे समझाऊँ, कौन सा एग्जाम्पल लूँ, मतलब ऐसे तो आप इजीली समझ सको, ओके। तो आपको खुद को कैसे समझ में आता है उस हिसाब से आप लोग देखो, एक बुक बनाओ। जैसे इंटरव्यू में कभी जाना होगा, कभी एक मतलब मैं खुद ऐसे करती थी जब मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन करती थी, तो मैंने जितना भी सीखा एक नोट में बनाया था। जब भी मुझे इंटरव्यू देने जाना होता था तो मुझे जस्ट एक बार देखना होता था कि ओके ओके इसमें ये है, इसमें वो है, ये कैलकुलेशंस ऐसे है, इसकी डेफिनेशन ये कहती है, ये सब चीज़ें मुझे तुरंत समझ में आती थी। इवन मैंने मेरा इंट्रोडक्शन भी मेरे बुक में लिखा था, ओके। जब भी हम समटाइम्स ऐसा होता है इंट्रोडक्शन में भी ऐसा होता है, जब स्टार्टिंग में हमें ऐसा लगता है कि हम हमारे बारे में तो बोल ही सकते हैं, राइट, बोल तो सकते ही है, बट जब इंटरव्यू का इतना प्रेशर होता है ना, जो हम ऐसा होता है कि हम हमारे बारे में बोल नहीं सकते, मतलब ये प्रेशर में, तो कैसा होता है कि हम हमारे बारे में लिखेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे बोल बोल के, तो फिर वो टाइम के साथ धीरे धीरे हो जाता है। तो जो भी मैं सिखा रही हूँ उसकी प्रॉपर नोट बनाइए आप। वैसे मुझे ये पहले बोलना चाहिए था, बट आप नोट बनाना, वैसे मैंने बोला होगा स्टार्टिंग में कि पेन और बुक ले लीजिए साथ में, क्योंकि आपको कैलकुलेशंस भी करने हैं, तो आप बनाइए। अभी भी नहीं बनाया तो कोई लेट नहीं होता, बट आप करो। मैं थोड़ा ठीक से लिख लेती हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि इनपुट इन IGST, CGST और SGST है यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पे हम लिखते हैं इनपुट IGST, इनपुट CGST, इनपुट SGST। ये रूल को, ये जो मैं बोल रही हूँ या फ्रेम करवा रही हूँ, वो दिमाग में होना चाहिए।
तो ओके, तो जैसे कि ये इनपुट IGST का मतलब कि दादी के पास जो पैसे हैं वो, मतलब ये पूरे जो है वो हमारे, ऐसे समझो कि हमारी दादी के पास पैसे हैं और जिनको भी पे करना है वो हमारे बच्चे हैं, जो भी दादी के बच्चे हैं वो। ओके, तो ये उसको हम आउटपुट मतलब जिनको पे करना है वो आउटपुट IGST, CGST या फिर SGST होंगे। तो देखो, जब भी आपको पैसे देने होंगे तो सबसे पहले आपको IGST की बैग को ओपन करना है और IGST की बैग से आपको सबसे पहले IGST को ही पे करना होगा। ओके, ऐसा नहीं कि IGST की बैग ओपन की और CGST को दिया, SGST को दिया, वैसे। ओके, अगर आपके पास यहाँ पे ज़ीरो है तो आप दे सकते हो, समझ रहे हो। अगर यहाँ पे ज़ीरो होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको कुछ IGST को पे ही नहीं करना होता है, तो फिर आप IGST में 1 लाख बचते तो आप दोनों को हाफ हाफ भी कर सकते हो। आई होप जो मैं बोल रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। ओके, फिर इसके बाद में आप एनी कर सकते हो, मतलब किसी को भी आपको देना है दे सकते हो। बट अगर IGST को पेमेंट करना है और आपकी बैग में पैसे है तो सबसे पहले आपको IGST को ही पैसे देने हैं। ओके, और इसको हाफ हाफ भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया है वैसे। ठीक है, यहाँ पे भी आप हाफ दे सकते हो, यहाँ पे भी आप हाफ दे सकते हो, आपके हिसाब से जैसे भी आपको ठीक लगे। बट हाफ हाफ करना स्मार्ट तरीका, हमेशा एक ही अपने को याद रखना पड़ेगा। ओके, इसके बाद में दूसरी बैग हमारी ओपन होती है, वो है CGST। ओके, तो CGST की आप ओपन करो या फिर SGST की, जो भी आपको बैग ओपन करनी है आप आपके हिसाब से कर सकते हो। बट जैसे आप CGST की फॉर एग्जाम्पल बैग ओपन करते हो तो हमेशा सबसे पहली प्रायोरिटी CGST को ही देना है। ओके, और CGST का जो पैसा है, मैंने आपको बोला था ये दोनों भाइयों की बनती नहीं है, तो ये यहाँ पे उसको देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो लेता ही नहीं है। ओके, और इसके बाद में इसकी सेकंड प्रायोरिटी होती है। ओके, मतलब CGST की बैग ओपन की तो सिंपल आपको याद रखना है, पहले CGST को देना है और सेकंड में SGST को देना है, क्योंकि सॉरी IGST को देना है, क्योंकि SGST को तो देना ही होता नहीं, क्योंकि उनकी दोनों की बनती नहीं है। अगेन हमारे पास समझ लो कि इनपुट का तीसरा बैग ओपन करेंगे जिसमें SGST होगा, तो सबसे पहली प्रायोरिटी SGST को ही मिलेगी। अभी इसमें से जो पैसे बच जाते हैं वो ये भी नहीं लेता है, वो बोलता है कि अगर तू मेरे से नहीं लेता है तो मैं भी तेरे से नहीं लूँगा। ओके, और सेकंड प्रायोरिटी इसकी होती है। अगेन मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको याद रहे। आपको जब भी किसी को पेमेंट करना हो तो हमेशा हमारे 3 बक्से रहते हैं, जो कि IGST, CGST और SGST। हमेशा जब भी आपको कोई पेमेंट करना हो तो IGST की बैग को ओपन करना है। IGST का पेमेंट नहीं बन रहा है तो भी आपको उसको ओपन करना है और CGST और SGST को देना है, हाफ हाफ कर सकते हो। बट IGST का पेमेंट अगर हमारा बन रहा है तो सबसे पहली प्रायोरिटी SGST को ही, IGST को ही देनी है। ओके, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, फिर इसके बाद में आप किसी को भी दे सकते हो आपके हिसाब से। आपको समझ लो यहाँ पे 1 लाख है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे इसको 50,000 ही देने थे तो 50 बच गए, आप 50 इसको भी दे सकते हो। अगर इसको नहीं देने हैं तो इसको भी 50,000 दे सकते हो आपके हिसाब से। बट मैंने स्मार्ट तरीका क्या बताया कि आपको हाफ हाफ पेमेंट करना है। दूसरा हमारा क्या होता है, हमारी दूसरी बैग ओपन होती है जो कि है CGST की। तो जब भी CGST की ओपन करो या SGST की, तो जो स्पेसिफिक बैग आप ओपन करते हो उसको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। CGST की बैग ओपन हुई तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको CGST को देना है, और ये तो लेता नहीं है, उनके आपस में बनती नहीं है, ये आपको तो याद रह गया होगा अभी तो। और सेकंड प्रायोरिटी आपको IGST को देनी है, अगर समझ लो कि आपको कुछ पेमेंट करने का बन रहा है तो। ओके, तो ये हो गया। फिर SGST का बैग ओपन करेंगे तो सबसे प्रायोरिटी हम SGST को देंगे, अगर उनकी ही बैग ओपन हुई तो उनको तो पहले देने पड़ेंगे, राइट। और इसकी तो बनती नहीं है तो उसको हमें देना नहीं है, सेकंड प्रायोरिटी आपको IGST की देनी है। बहुत ही सिंपल है, 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहली प्रायोरिटी आपको जिसकी भी बैग ओपन होती है उसको देनी है। IGST की बैग ओपन करोगे तो IGST को पैसे देने हैं, C को करोगे तो सबसे पहली प्रायोरिटी इसको देनी है, S को ओपन करोगे तो S को देनी है, मतलब स्टेट SGST को देनी है। ठीक है, और सभी में सेकंड प्रायोरिटी इसकी है और ये दोनों की बनती नहीं है। 3 चीज़ें आपको याद रखनी है और अपना काम हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं आपको एक टेस्ट देती हूँ, वो आपको कंप्लीट करना है। सो यहाँ पे आपका टेस्ट है, जो कि ये पूरा मतलब हमने जो कैलकुलेशन समझा है वो आपको समझ में एक्चुअली में आया या नहीं आया वो आपको देखना है। तो सबसे पहले टेस्ट 1 है ये वाला, जिसमें आउटपुट GST इतना अमाउंट है। ओके, और दादी के पास जो इनपुट ITC पड़ा है वो 5,000, 7,000 एंड 7,000 है, तो फिर कितना बन रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो ये आपका टेस्ट 1 है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि टेस्ट 1 में आपका
पेबल आ रहा है या फिर रिसीवेबल आ रहा है, क्या अमाउंट आ रहा है वो मुझे आपको कमेंट करके बताना है। मैं आपको इसका जवाब ज़रूर दूंगी कि करेक्ट हो या नहीं हो। तो अराउंड मेरे हिसाब से 31 के इसका जो पेमेंट है वो आएगा, उसका आंसर। ओके, तो ये आपको ज़रूर देखना है। और दूसरा जो टेस्ट है वो यहाँ पे मेरे से गलती हुई है, बट मैं आपको दूसरा टेस्ट का लिख लेती हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए। और टेस्ट 1 कंप्लीट होने के बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका एक्चुअली टेस्ट 1 कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, आंसर आपका क्या है वो बताना, ताकि मुझे पता चले नेक्स्ट में और भी मैं आपको टेस्ट, अगर आप करते हो तो मैं आपको और अलग अलग तरीके के टेस्ट दूंगी, ताकि आपको आपने जो सीखा है वो आपको एक्चुअली में समझेगा कि नहीं, मुझे समझ में आ गया है। ओके, तो ये टेस्ट 1 आप कंप्लीट करके आई होप आपने कमेंट कर लिया होगा। टेस्ट 2 मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट सेम ही आ रहा है, मतलब मैंने गलती से वही अमाउंट लिखी है। तो टेस्ट 2 का मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट है, ये टेस्ट 2 है, तो आपको टेस्ट 2 भी कंप्लीट करना है। और इसका जो अमाउंट है, सॉरी आंसर है, वो आएगा 30,000 रुपीज़। ओके, तो आप एक बार देखिए, कैलकुलेशन कीजिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 1 और 2 जो टेस्ट है वो आप ज़रूर कंप्लीट कीजिए। सो इस हिसाब से हमने वैसे तो बहुत सारी चीज़ें सीखी है कि जीएसटी के रिटर्न्स वगैरह, आईएमएस के बारे में हमने समझा, ये कैलकुलेशंस कैसे होते हैं वो हर चीज़ हमने समझी है। फिर भी अगर आपको और भी कुछ देखना है तो आप मुझे बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि मुझे कुछ स्पेसिफिक मतलब कैलकुलेशंस में या फिर कोई पार्ट सीखना है जो मुझे जीएसटी में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। इसके बाद में अगर आपको रिटर्न्स वगैरह सीखना है तो उसके ऊपर हमने पूरे बेसिकली यूट्यूब पे ही कोर्सेज़ है, तो मैंने आपको बताया है, कोर्सेज सेक्शन में जाके आप देख सकते हो। आप तो अगर आपको टीडीएस भी सीखना है तो भी आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो टीडीएस और इनकम टैक्स का पूरा कोर्स है, A to Z सिखाया है। हमने मतलब 2025 न्यू इनकम टैक्स आ गया है, तो 2026 से जो एप्लीकेबल हुआ है वो हर चीज़ ये कोर्स में सिखाई है। अगर आपको सीखना है तो यहाँ पे आके आप डेफिनेटली सीख सकते हो। इसके साथ में ऑल इन वन कोर्स देख सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल पे इटसेल्फ बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिल जाएगी, आपको जो भी सीखना है वो। और इस स्किल को अपग्रेड करने का, कुछ नया सीखने का, एआई को सीखो, आप हमारा एआईफिकेशन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो और खुद की स्किल को अपग्रेड करके री इमेजिन योर सेल्फ एज एन एआई रेडी अकाउंटेंट, सर्टिफाइड एआई अकाउंटेंट बनो। आपकी लिंक्डइन पे आप ऐड करो अपना सर्टिफिकेशन, और देखो आपको कैसे जॉब नहीं मिलती। खुद को अपग्रेड अगर करोगे तो ही आप करियर में आगे बढ़ पाओगे, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है इतने सालों का। तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखी, मुझे भी बहुत मज़ा आया। और हम ये हमारा मास्टर क्लास एंड कर रहे हैं, बट यस, बिफोर एंडिंग अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे 500K के मिशन को सपोर्ट करते हुए अगर हमारा काम अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, ये तीनों ही ज़रूर करते जाना। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।